Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss another mechanism for aromatic nucleophilic substitution reactions, that is benzene mechanism. इससे पहले हम दो मैकेनिज़्म जो है इन रिएक्शन के लिए डिस्कस कर चुके हैं। एक SN1 मैकेनिज़्म जिसमें आप जानते हैं कि स्टार्टिंग कंपाउंड जो है वो डाईएजोनियम साल्ट होता है, डाईएजोकेटाइन होता है। और दूसरा जो SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हेलाइड होता है बट एक्टिवेटेड बाय सम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट अर्थ और पैरा पोजिशंस। तो अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं, देयर आर सम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस which do not follow either SN1 mechanism or SN2 aromatic mechanism because they do not possess any features required by these mechanisms. अभी मैंने SN1 और SN2 aromatic mechanism के लिए कुछ फीचर्स जो आपको बताई हैं। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें ये फीचर्स नहीं पाई जाती, बल्कि में ये वाली फीचर्स जो हैं वो नोट की गई हैं कि दीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर ऑन एरोमेटिक हेलाइड या एराइल हेलाइड या हेलोअरीन्स हैविंग नो एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक हेलाइड्स। तो ये भी शो करता है कि ये रिएक्शन जो हैं SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करते, क्योंकि SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म में एरोमेटिक हेलाइड ही होते हैं स्टार्टिंग कंपाउंड, बट वो एक्टिवेटेड होते हैं बाय नाइट्रो ग्रुप्स, बाय सम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट अर्थ और पैरा पोजिशंस। तो ये कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक हेलाइड है। दूसरा ये कि स्ट्रॉन्गर बेसिस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू अकर दैन दोज नॉर्मली यूज्ड इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आम बेसिस जो हैं इन रिएक्शंस में यूज़ नहीं होती। स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस लाइक पोटाशियम अमाइड, लाइक सोडियम अमाइड, वो अगर होंगी तो ये रिएक्शन होंगे। अदरवाइज़ आम जो बेसिस हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस्तेमाल होती हैं, दे विल नॉट वर्क। और तीसरी फीचर जो है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है डज़ नॉट ऑलवेज टेक द पोजीशन विकेटेड बाय द लीविंग ग्रुप। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिससे ये ऑथेंटिकली पता चल जाता है कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म या SN1 मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि उन मैकेनिज़्म में तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग ग्रुप है, वो उसी पोजीशन पर अटैक करता है, उसी पोजीशन पर आता है जहाँ लीविंग ग्रुप लगा होता है। जहाँ जो लीविंग ग्रुप जो है जहाँ से लीव करता है, तो सिर्फ उसी पोजीशन पर इनकमिंग ग्रुप जो है उसका इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है इनमें ये नोट किया गया है कि नॉर्मल ये जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ ऐसी प्रोडक्ट भी हासिल होती है जिसमें अटैकिंग ग्रुप जो है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो एडजेसेंट पोजीशन पर आता है, यानी उस पोजीशन पर नहीं आता जहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा होता है। तो इसकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ये क्लोरोबेंजीन जो है, व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद दिस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड, it is readily replaced by amino group, or in this way it is readily converted into the aniline. तो अब ये एक अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक हेलाइड है, इस पर कोई अर्थ और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फ़ीचर ये है कि यहाँ अर्थ और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। और ये SN1 मैकेनिज़्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सबस्ट्रेट जो होता है वो डाईएजोनियम साल्ट होता है, ये डाईएजोकेटाइन होता है स्टार्टिंग कंपाउंड, तो ये एरोमेटिक हेलाइड है। तो लिहाजा ये जो डिफरेंस है, दिस सरप्राइजिंग डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी suggests the possibility of reaction pathway other than SN2 aromatic mechanism or SN1 mechanism. और ये जो तीसरी फीचर अभी हमने पढ़ी है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन डज नॉट ऑलवेज एंड अप एट द पोजीशन विकेटेड बाय द लीविंग ग्रुप, इट कैन बी कंफर्म्ड by studying this reaction.
कि इसमें ये साबित होता है कि वाकया ही जो अटैकिंग ग्रुप है उस पोजीशन पर भी आता है जहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ, और एडजेसेंट पोजीशन पर भी आता है। तो इसके लिए हम इस कार्बन को, जहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन के, इस कार्बन को C14 कार्बन के साथ लेबल कर देंगे। और जब यही लेबल्ड क्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल होंगे। एनालीन जो है प्रोडक्ट दो तरह की होगी, एक वो जिसमें वन पोजीशन पर जो है वो C14 लेबल मौजूद है, और एक वो जिसमें इसमें टू पोजीशन पर ये C14 लेबल मौजूद है। यानी ये तो वही प्रोडक्ट है, ये तो वही पोजीशन है विच वाज विकेटेड बाय दिस क्लोरो। यहीं पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ था, और 50% प्रोडक्ट जो है इक्वल अमाउंट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज आल्सो obtained. Now formation of this product cannot be explained either by SN1 और SN2 मैकेनिज़म। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि ये रिएक्शन जो है क्लोरोबेंजीन का सोडियम अमाइड के साथ, ये जो रिएक्शन है इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिएक्शन जो है ये SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़म या SN1 मैकेनिज़म नहीं है। इसी तरह एक और अनदर ऑब्जर्वेशन कंफर्मिंग दिस फैक्ट इज़ दैट कि पैरा क्लोरो मिथाइल बेंजीन, या ये आप स्टार्टिंग कंपाउंड देख सकते हैं पैरा क्लोरोटोलुइन या पैरा क्लोरोमिथाइल बेंजीन, जब इसके साथ यही रिएक्शन जो है वो कैरी आउट किया जाता है तो ये हमें नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ हमें एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जिसमें जो अटैकिंग ग्रुप है वो उस पोजीशन पर मौजूद नहीं है जहाँ से लीविंग ग्रुप ने लीव किया। लीविंग ग्रुप ने तो यहाँ से पैरा पोजीशन से लीव किया, और ये अटैकिंग ग्रुप जो है वो यहाँ मेटा पोजीशन पर मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। तो लिहाजा ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ये ना सिर्फ हासिल होती है बल्कि ये मेजर प्रोडक्ट के तौर पर इस रिएक्शन में हमें हासिल हो रही है। यानी 62% ये मेटा टोलुडीन या मेटा अमाइनोटोलुइन जो है वो हमें हासिल होगी, और 38% ये नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। तो ये इस प्रोडक्ट का हासिल होना और मेजर प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होना ये शो करता है कि ये SN2, ये रिएक्शन भी SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़म या SN1 मैकेनिज़म को फॉलो नहीं कर रहा, रादर डिफरेंट मैकेनिज़म इज़ ऑपरेटिंग हेयर। इसके साथ साथ एक और फीचर भी वो ये स्टडी की गई है, वो इस बेस के बारे में है, यानी ये पोटाशियम अमाइड में ये जो अमाइड आयन है इसके बारे में ये है जो इन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। तो वो ये कि इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड दैट दिस अमाइड आयन इज़ नोन टू बी एबल टू रिमूव प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स फ्रॉम अ बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग से प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन जो है उसको रिमूव कर सकता है। और एक और बात कि इट रिमूव्स प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन्स 10⁶ टाइम फास्टर फ्रॉम फ्लोरोबेंजीन with an orthodeuterium than from deuterobenzene itself। यानी ये अमाइड आयन जो है इसमें से ये ड्यूट्रॉन जो है इसमें से रिमूव करेगा, और इस इट इज़ रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। तो ये जो फीचर है कि इस आयन का यानी ये आयन जो है ये बेस के तौर पर एक्ट करते हुए, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस के तौर पर एक्ट करते हुए एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन आयन या डी पॉजिटिव आयन जो है उसको रिमूव कर सकता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दिस सजेस्ट दैट इन अबव रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोमिथाइल बेंजीन this NH2 negative may act as a base and removes protons rather than acting as a nucleophile on the carbon of the CCl bond। यानी ये जो ऊपर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन है या पैरा क्लोरोमिथाइल का रिएक्शन, उसमें भी ये बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है। all these observations can be accounted for by the following mechanism called benzyne mechanism। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए, इन द लाइट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, वी कैन सजेस्ट दिस मैकेनिज़म फॉर
these reaction which is called benzyne mechanism. According to this mechanism, ये अमाइड आइन जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट नहीं करता, बल्कि ये बेस के तौर पर एक्ट करता है। बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस, ये इस आर्थो हाइड्रोजन को, जो कि आर्थो पोजीशन पर मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरो ग्रुप, ये क्लोरो के इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये लिटिल बिट एसिडिक है। तो बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस, ये इस हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को इसमें से रिमूव करेगा और इन दिस वे ये कार्बन आयन बनेगा। और फिर ये कार्बन आयन जो है ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इसमें से क्लोराइड आयन जो है वो एलिमिनेट होगा। तो इन दिस वे यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा रिंग में। तो नाउ दिस इज़ द इंटरमीडिएट which is first formed by this reaction. This intermediate is called benzyne intermediate. अब अगला स्टेप ये होगा कि इस बेंजाइन इंटरमीडिएट पर इट इज़ वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिंग में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ अटैक्ड बाय this amide ion. Now this amide ion will act as a nucleophile, और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हुए अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये इस ट्रिपल बॉन्ड की इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या ये दूसरी लेबल वाली कार्बन पर अटैक कर सकता है। दोनों के चांसेस जो हैं वो 50-50% चांसेस हैं, इक्वली पॉसिबल है दोनों पर अटैक करना। तो ये पहले हम इसको इस पोजीशन पर इसका जब अटैक होगा तो कार्बन आयन जो है वो इस कार्बन पर बनेगा और ये फिर अमोनिया से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी, जिसमें ये जो लेबल है वो 2 पोजीशन पर मौजूद है। और दूसरी प्रोडक्ट कैसे बनेगी, जिसमें दूसरी जो अल्टरनेटिव पोजीशन जो है लेबल्ड कार्बन पर अटैक होगा और कार्बन आयन यहाँ बनेगा और फिर ये अमोनिया से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, जिसमें ये लेबल जो है ये 1 पोजीशन पर मौजूद है। तो इस तरह ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो 50-50% क्यों बनती हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो है बना है बेंजाइन जो है ये सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट में दोनों पोजीशन, ये वाली लेबल्ड वाली और ये वाली कार्बन, दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल पोजीशन है, इसलिए इक्वली पॉसिबल है दोनों पोजीशन पर अटैक और दो प्रोडक्ट जो है वो 50-50% बनेंगी। और इससे हम ये दूसरे रिएक्शन में जो 2 अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनती हैं उनको भी साबित कर सकते हैं कि जैसे ये पैराक्लोरोटोल्यूइन में जब ये मैकेनिज़्म ऑपरेट करेगा तो ये पहले स्टेप में उसी तरह ये आर्थो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ये बेंजाइन बनेगा। बट दिस टाइम ये जो बेंजाइन है it is not symmetrical due to the presence of this methyl substituent. तो ये जो है वो अनसिमेट्रिकल इंटरमीडिएट है। तो अब इसकी ये जो 2 पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की, ये जो 2 पोजीशन है इन पर जो अटैक जो है वो इक्वली पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ये जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगी या फेवर्ड पोजीशन ऑफ अटैक जो है वो होगी जिसमें कार्बन आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा ये डिटरमिन करेगा ये जो इसका जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है इस अल्काइल ग्रुप का, या जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा होगा उसके इंडक्टिव इफ़ेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो इसमें ये मेटा पोजीशन पर ये जो अटैक होगा वो फेवर्ड अटैक होगा। और ये 62% प्रोडक्ट क्यों हासिल होती है, क्योंकि जब मेटा पोजीशन पर अटैक होगा तो ये कार्बन आयन पैरा पोजीशन यानी इस पोजीशन पर बनेगा, जो कि इस इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। तो इसकी वजह से ये कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करता है। तो ये कार्बन आयन पैरा पोजीशन पर अगर बनेगा तो वो डीस्टेबलाइज कम होगा। और दूसरी ये प्रोडक्ट जो है पैरा अटैक के केस में बनी है, अगर पैरा अटैक यहाँ पर होता है तो ये कार्बन आयन इस पोजीशन पर मेटा पोजीशन पर बनेगा और ये ज़्यादा जो मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है ये इस कार्बन आयन को, चूँकि इसके ये करीब है तो इसको ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो यही वजह है कि प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ अटैक जो है ये
ये मेटा अटैक होगा, मेटा पोजीशन पर इनकमिंग ग्रुप आएगा ताकि कार्बन आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल बने। और यही वजह है कि ये 62% हासिल होती है और ये 32% प्रोडक्ट हमें हासिल होती है। आइए अब कुछ एविडेंसेस जो हैं इस मैकेनिज़्म की डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने इसकी एक प्राइम मोस्ट जो है फीचर ये पढ़ी है, रिक्वायरमेंट पढ़ी है फॉर दिस मैकेनिज़्म टू ऑपरेट, वो ये कि द एरोमेटिक हेलाइड मस्ट हैव आर्थो हाइड्रोजन। ये आप देख सकते हैं, पहला स्टेप ही यही होता है कि आर्थो हाइड्रोजन जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है उस पर ये जो है इस NH2 नेगेटिव का अटैक होता है और फर्स्ट स्टेप जो है इनिशिएट होता है वो इसी अटैक से होता है। तो अगर ये आर्थो हाइड्रोजन जो है वो किसी सबस्टेट में, किसी एरोमेटिक हैलाइड में नहीं होगी तो दैट शुड बी अनएबल टू अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म। तो इट हैज़ बीन नोटेड that the aryl halides having no hydrogen ortho to the halogen are unable to undergo via benzyne intermediate because they do not fulfill the requirement necessary to initiate the reaction via the benzyne intermediate. तो यही वजह है कि ये जो अराइल हेलाइड हैं ये एरोमेटिक हेलाइड हैं क्योंकि ये ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, बट ये जो इसकी ये विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमो ये पोजीशन और ये पोजीशन जो है ये आर्थो पोजीशन है। तो यहाँ पर ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो मौजूद हैं, यानी देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो लिहाजा ये इनिशिएट ही नहीं हो सकता ये बेंजाइन मैकेनिज़्म के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकता। सिमिलरली इसमें भी ये विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आर्थो पोजीशन पर मौजूद हैं और इसमें भी मिथाइल पोजीशन जो है वो ऑक्युपाइड हैं और नो आर्थो हाइड्रोजन इज़ अवेलेबल। तो दैट इज़ वाई ऑल दीज थ्री सबस्टेट्स दे आर अनएबल टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया दिस मैकेनिज्म। इसके अलावा जो है अनदर एविडेंस वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट्स। यानी हम अभी मैं बता चुका हूँ कि ये बेंजाइन जो है एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और एज सून एज इट इज़ फाउंड ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, इट अंडरगोज फर्दर अटैक टू गिव द प्रोडक्ट्स और बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है और इसका एग्जिस्टेंस जो है बड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो लिहाजा इसको आइसोलेट तो रिएक्शन मिक्सचर में से नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसको किसी सूटेबल स्पीशी की मौजूदगी में जनरेट किया जाए लाइक फ्यूरान, जैसे कि ये एक फ्यूरान है जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें ये दो डबल बॉन्ड हैं और यहाँ से ये डाईइन के तौर पर एक्ट कर सकता है और ये वाला जो है ये डाइनोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। तो अगर हम इस बेंजाइन को इस फ्यूरान की मौजूदगी में जनरेट करेंगे तो ये डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन होगा जिसमें ये डाइनोफाइल और ये डाइन के तौर पर एक्ट करेगा और इस तरह ये हमें जो है वो प्रोडक्ट हासिल होगी, अडक्ट हासिल होगी एज ए रिज़ल्ट ऑफ डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन। और इसकी फिर ये अगर हम एसिडिक कंडीशन में इसकी ये रिएक्शन करेंगे तो इससे हमें अल्फ़ा नेफ्थोल जो है वो हासिल होगा। तो अल्फ़ा नेफ्थोल की फॉर्म में ये बेंजाइन जो है ये ट्रैप हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हम इंटरमीडिएट को एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो ट्रैप कर लेते हैं। तो अब इसको हमने अल्फ़ा नेफ्थोल की फॉर्म में बेंजाइन इंटरमीडिएट को ट्रैप कर लिया, यानी ये अल्फ़ा नेफ्थोल का रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होना या पाया जाना ये शो करता है कि बेंजाइन इसमें बना है। अगर बेंजाइन मौजूद ना हो तो ये अल्फ़ा नेफ्थोल जो है वो नहीं बन सकता। ये अल्फ़ा नेफ्थोल जो है वो कैसे बना है कि ये हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो पहले यहाँ इसकी प्रोटोनेशन करेगा और उसके बाद ये वाला जो रिंग है इसकी रिंग फिशन होगी। यहाँ जो हाइड्रोजन है इस पोजीशन पर ये हाइड्रोजन आयन के तौर पर यहाँ से फिर लीव करेगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये इस पोजीशन पर आ जाएगा और ये जो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के थ्रू ये ब्रेक होके ऑक्सीजन पर चला जाएगा और इस तरह इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये अल्फ़ा नेफ्थोल जो है बन जाएगा। एन अदर ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट वो ये है कि बेंजाइन जो है इफ़ इट इज़ जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस
कंपाउंड एंथ्रासीन। तो इसमें भी उसी तरह ये वाला यहाँ से ये 9 और 10 पोजीशन से यहाँ जो डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ से ये डाइईन के तौर पर एक्ट करेगा और ये डाइनोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, और इस तरह डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन होगा, और ये हमें स्पीशी हासिल होगी जिसको हम ट्रिप्टाइसिन जो है वो कहते हैं। तो ये ट्रिप्टाइसिन का बनना ये शो करता है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट जो है वो एग्जिस्ट करता है इस रिएक्शन मिक्सचर में और पाया जाता है। इसी तरह एक पॉइंट ये है कि व्हेन बेंजाइन इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन वेयर देयर इज़ नो सूटेबल स्पीशी फॉर इट टू रिएक्ट विद, देन इट डाइमराइजेस, यानी सेल्फ ट्रैपिंग हो जाती है। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने फ्यूरान और एंथ्रासीन जो उसकी प्रेजेंस में बेंजाइन को बनाया। तो अगर बेंजाइन हम जनरेट करें इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पीशी टू रिएक्ट विद, तो फिर बेंजाइन जो है ये दोनों आपस में, दो मालिक्यूल आपस में इस तरह साइक्लोएडिशन रिएक्शन या डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन के नतीजे में, इसको डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इस तरह ये साइक्लोएडिशन, यानी ये डबल बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होकर यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, और ये ब्रेक होकर तो यहाँ पे इन दो कार्बन को सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देगा, और इस तरह ये हमें डाइमर जो है वो हासिल होगा जिसको हम बाईफिनाइलिन कहते हैं। तो चूँकि ये अनस्टेबल है तो स्टेबलाइज अपने आप को करने के लिए इस तरह इसकी डाइमराइजेशन हो जाएगी, और बाईफिनाइलिन का बनना ये शो करता है कि ये बेंजाइन इंटरमीडिएट इसमें भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली आप ये देखें, ये एक स्टार्टिंग कंपाउंड है जो कि एक एंथ्रानीलिक एसिड से ये साल्ट जो है वो हासिल होता है। ये एक ज़्विटर आयन है। ज़्विटर आयन ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक ही मालिक्यूल में मौजूद हो मुख्तलिफ पार्ट्स पर। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। तो ये अगर कार्बोक्सिल ग्रुप हो और ये अमाइनो ग्रुप हो तो इसे हम एंथ्रानीलिक एसिड कहते हैं। तो ये अमाइनो ग्रुप को डाईएज़ोटाइज करके डाईएज़ोकेटाइन में चेंज किया हुआ है, और कार्बोक्सिल ग्रुप को जो है कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज किया हुआ है। तो इट मीन्स इट इज़ a salt of diazotic एंथ्रानीलिक एसिड। तो अगर आप इसको जो है इस साल्ट को, इस ज़्विटर आयन को अगर आप हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, और अगर आप ये हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल अल्कोहल तो ये जब डिसोसिएट होगा तो इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन गैस जो है ये इसमें से निकल जाएगी। ये एनर्जेटिकली जो है, ये एंट्रोपिकली जो है ये बड़ा फेवरेबल रिएक्शन है। तो इन दिस वे 3 स्पीशीज़ विल बी फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये बेंजाइन। तो ये बेंजाइन जो है ये बनेगा, और ये बेंजाइन क्योंकि मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में जनरेट हो रहा है तो मिथाइल अल्कोहल जो है इसका यहाँ पे अटैक होगा और फिर हाइड्रोजन जो है वो इधर लग जाएगा। तो इस तरह मिथाइल अल्कोहल की ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हो जाएगी और ये एनीसोल हमें हासिल होगा। तो ये एनीसोल यानी मिथॉक्सी बेंजीन का हासिल होना ये शो करता है कि इस रिएक्शन में भी बेंजाइन इंटरमीडिएट मौजूद है। और अब हम एक और एविडेंस की तरफ चलते हैं। अ वेरी कन्विंसिंग एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बेंजाइन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। हम रिएक्शन मिक्सचर जो है उसका मास स्पेक्ट्रम जो है वो लेंगे, यानी वही अभी ये वही साल्ट है, वही ज़्विटर आयन है, इसको हम सिंपली डिकम्पोज करेंगे। ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर का आयोनाइजेशन चैम्बर है उसमें हीट करके, तो इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो इससे ये 4 स्पीशीज़ जो हैं वो बनेंगी। एक ये बेंजाइन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और 2 बेंजाइन आपस में जब डाइमर बनाएंगे तो ये चौथी प्रोडक्ट बाईफिनाइलिन भी हमें हासिल होगी। अभी हमने सेल्फ ट्रैपिंग ऊपर पढ़ा है जिसमें 2 बेंजाइन आपस में डाइमराइजेशन उनकी हो जाती है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन के नतीजे में बाईफिनाइलिन बनता है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स जो हैं they can very easily be detected in the mass spectrum of the reaction mixture, क्योंकि हमें 4 पीक्स जो हैं वो हासिल होती हैं corresponding to these species। एक पीक जो है 76 पे, मास टू चार्ज रेशो जो उसकी 76 होगी, और इस पे ये पीक हासिल होगी जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगी बेंजाइन को। एक 44 जो कि इसकी मॉलिक्यूलर मास को जो है वो
एक 28 जो नाइट्रोजन के और एक 152 जो कि दो बेंजाइन जो हैं वो एक दूसरे में ऐड होते हैं, तो 152 ये बाईफिनाइलिन को करस्पॉन्ड करेगी। तो ये जो क्लियरली ये जो चार पीक्स हैं ये डिपिक्ट कर रही हैं कि ये जो 76 वाली पीक है ये बेंजाइन की पीक है। Another method for the generation of benzene is the oxidation of 1-amino-benzotriazole with the lead tetraacetate. ये एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये 1 पोजीशन पर अमाइनो लगा हुआ, तो ये 1-amino-benzotriazole कहते हैं। ट्राइएजोल इसलिए कि इसमें 3 नाइट्रोजन है। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन लेड टेट्राएसीटेट के साथ करते हैं तो इस तरह ये यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इनका रिमूवल होगा और यहाँ 2 लोन पेयर जो हमें हासिल होंगे। इस ऐसी स्पीशी को हम नाइट्रीन कहते हैं। तो ये भी बड़ा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, तो इट रेडली अंडरगोज ब्रेक डाउन। इसमें से ये एक नाइट्रोजन मालिक्यूल इन 2 नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन मालिक्यूल यहाँ से 2 नाइट्रोजन मालिक्यूल इनकी ब्रेक डाउन से यहाँ से निकलेंगे और बेंजाइन जो है वो बनेगा। तो इस रिएक्शन में भी बेंजाइन का ये पाया जाना ये एक एविडेंस होगी फॉर दिस मैकेनिज्म। और अगला पॉइंट जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्शन है कि इनकमिंग ग्रुप जो है उसका अटैक जो है वो किस पोजीशन पर होगा विद रिस्पेक्ट टू द लीविंग ग्रुप। तो ये 2 फैक्टर हैं जो कि ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन ऑफ अटैक जो है उसको डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज़ द डायरेक्शन इन विच द बेंजाइन इज़ फॉर्म्ड, कि बेंजाइन जो है वो किस डायरेक्शन में बनेगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर हम ये वाला लें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आर्थो पोजीशन पर मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू दिस लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप है, हेलो ग्रुप है एरोमेटिक हैलाइड का, और ये कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो अब ये लीविंग ग्रुप आर्थो पोजीशन पर मौजूद है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू दिस लीविंग ग्रुप जो है ये सिर्फ इस पोजीशन पर जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन या आर्थो हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, यानी ये पोजीशन आर्थो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस हेलो ग्रुप। तो सिर्फ इधर से ही ये इस डायरेक्शन में बेंजाइन जो है वो बन सकता है। इधर तो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, कोई आर्थो हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे बेंजाइन नहीं बनेगा बल्कि इस पोजीशन पर बेंजाइन बनेगा। और इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ये पैरा पोजीशन पर हेलो ग्रुप लगा हुआ तो इसमें भी ये मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ये हेलो ग्रुप, ये जो मेटा आर्थो पोजीशन है यहाँ से आर्थो हाइड्रोजन मौजूद है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है बेंजाइन या इस डायरेक्शन में बनेगा या फिर इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी दोनों सूरतों में एक ही प्रोडक्ट हमें हासिल होगा। लेकिन अगर ये लीविंग ग्रुप जो है विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट जी ये मेटा पोजीशन पर अगर हो तो अब इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, एक इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर। लिहाजा इसका बेंजाइन जो है यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन विच डायरेक्शन बेंजाइन विल बी फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये ऑलरेडी ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये डिटरमिन करेगा कि इनमें से कौन सा बेंजाइन जो है वो बनेगा, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट ख़ास तौर पर वो डोनेटिंग है या विथड्राइंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो डोनेटिंग है तो, या अगर ये विथड्राइंग है, फ़र्ज़ करें ये जी का इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, तो ये फिर ये वाला हाइड्रोजन जो है ये ज़्यादा एसिडिक होगा और बेंजाइन ये वाला बनेगा। और अगर ये डोनेटिंग है तो फिर ये वाला जो आर्थो हाइड्रोजन होगा ये लेस एसिडिक होगा और इधर से बेंजाइन बनने की बजाय यहाँ से बनेगा और ये वाला बेंजाइन जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। और सेकंड फैक्टर जो है वो ये है, सेकंड फैक्टर इज़ दैट द बेंजाइन वंस फाउंड मे बी अटैक्ड एट 2 पोजीशंस। आप ये देखें कि ये इस एग्जांपल में ये बेंजाइन जो है सिर्फ इस डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ये बेंजाइन बनेगा। अब सेकंड स्टेप में जब एडिशन होनी है, इसमें अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, अब इन दोनों पोजीशन में से किस पोजीशन पर अटैक होगा,
तो वो डिटरमिन करेगा इसका इंडक्टिव इफेक्ट। तो चूँकि ये ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी इसका इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये जो है अगर मेटा पोजीशन पर अटैक होगा, जैसे कि ये शो किया गया है, यहाँ पर अटैक होगा, तो कार्बेनाइन ये वाला जो बनेगा इसको ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो लिहाजा प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ अटैक जो है वो मेटा होगी। लेकिन अगर यहाँ आर्थो पर इस पोजीशन पर अटैक हो, फिर कार्बेनाइन यहाँ बनेगा, तो वो उसको ये इतना स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो यही वजह है कि ये अटैक जो है वो डोमिनेंटली या एक्सक्लूसिवली मेटा पोजीशन पर इस एग्जांपल में होगा। लेकिन अगर ये कोई आप ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो कि जिसका इंडक्टिव इफेक्ट इसके अपोजिट है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो फिर ये इसके अपोजिट रिज़ल्ट होगा। फिर इसका अटैक जो है वो आर्थो पोजीशन पर होगा और कार्बेनाइन इधर बनेगा। अब इस ओरिएंटेशन को समझने के लिए ये दो एग्जांपल जो हैं फर्दर ये दी गई हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें ये पैरा ब्रोमोटोलुइन है, तो जब इसको के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो अब आप इसमें देखें कि ये ब्रोमो पैरा पोजीशन पर मौजूद है, तो इसका अटैक जो है यहाँ पे होगा। ये वाला बेंजाइन जो है सिर्फ यही पॉसिबल है, यही बनेगा। और इसमें अब मेटा पोजीशन पर अटैक जो है ये फेवर्ड पोजीशन होगी, क्योंकि दिस टाइम ये मिथाइल ग्रुप जो सब्सटीट्यूएंट ऑलरेडी लगा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये इस कार्बेनाइन को जो कि यहाँ पैरा पोजीशन पर बन रहा है, इसको ज़्यादा जो है वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है ये डीस्टेबलाइजिंग होता है। तो मेटा पोजीशन पर अगर अटैक होगा तो कार्बेनाइन जो है इससे दूर बनेगा और वो कम डीस्टेबलाइज होगा। तो यही वजह है कि ये मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल होती है, जिसमें ये मेजर प्रोडक्ट है जिसमें अटैक मेटा पोजीशन पर हो रहा है, और ये माइनर प्रोडक्ट होगी जिसमें अटैक पैरा पोजीशन पर है। क्योंकि अगर पैरा पोजीशन पर अटैक हो, कार्बेनाइन यहाँ बनेगा तो इसको ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें ये पैरा ब्रोमोफिनोल है। इसको जब हम इस बेस के साथ ट्रीट करेंगे अंडर दी रिएक्शन के, सबसे पहले इसका फिनोलेट आयन बनेगा, और इसका ये जो O नेगेटिव ग्रुप होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जैसे ये शो किया गया। तो मिथाइल ग्रुप की तरह ये भी कार्बेनाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पर अटैक होगा तो कार्बेनाइन पैरा पोजीशन पर बनेगा, जैसा कि ये शो किया गया। तो ये कार्बेनाइन प्रेफरेबली बनेगा क्योंकि ये लेस डीस्टेबलाइज होगा। तो यही वजह है कि अटैक जो है वो मेटा पोजीशन पर होगा, और बाद में फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगी, और ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा। दिस वाज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ दिस बेंजाइन मैकेनिज्म एंड ओवरऑल बेंजाइन मैकेनिज्म। तो दिस इज़ एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो ये इस चैप्टर का ये हमारा आखिरी लेक्चर था। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर जो है ये क्लोज़ हो गया है। अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।